हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे वो काम करती हैं, कैसे हम उनका कोड लिख सकते हैं, क्या उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब सबसे पहले जिस एल्गोरिदम को हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है बबल सॉर्ट। अब सबसे पहले जानते हैं सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है जब भी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज हैं और उन एलिमेंट्स को जब हम या तो छोटे से बड़े ऑर्डर में, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या फिर बड़े से छोटे ऑर्डर में, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इन ऑर्डर्स के अंदर अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो हमारे पास एरे है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इसका असेंडिंग में सबसे पहले छोटा एलिमेंट आएगा, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर हमारे पास थर्ड स्मॉलेस्ट, एंड इस तरीके से बाकी के हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास एरे आएगा 5, 4, 3, 2 एंड 1 का। तो इस तरीके से डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ करके हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको या तो हम इंक्रीजिंग फैशन में या फिर डिक्रीजिंग फैशन में अरेंज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एसेंशियली हम 4 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे: बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट। अब ये जो चारों एल्गोरिदम्स हैं, अगर हमसे कोडिंग टेस्ट के अंदर कभी भी ऐसा सवाल या ऐसी कंडीशन आती है जब हमें सॉर्ट करना है, तो हम इनमें से मेजॉरिटी केसेस में किसी भी एल्गोरिदम को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज एफिशिएंट एल्गोरिदम्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं और इनका लॉजिक और कोड हमें याद रखना है, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली हमसे पूछा जा सकता है। यानी कोई डायरेक्टली आपको बोल सकता है कि आप बबल सॉर्ट का कोड लिख कर दिखाओ या इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिख कर दिखाओ। तो इसीलिए इन एल्गोरिदम्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की बात करते हैं। बबल सॉर्ट इस आइडिया पर वर्क करती है कि हम हमेशा एक लार्ज एलिमेंट को उठाएंगे एंड उसे बार बार दूसरे एलिमेंट्स के साथ, यानी एडजेसेंट, उसके जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं उसके साथ स्वैप कर करके विल ट्राई टू पुश लार्ज एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द एरे। यानी इस अगर पूरे एरे की बात करें तो इसमें लेट्स सपोज हमारे पास 5 है, तो 5 को 4 के साथ स्वैप कर देंगे, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर 5 को 1 के साथ स्वैप कर देंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर 5 को 3 के साथ स्वैप कर देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। एंड फिर 5 को 2 के साथ स्वैप कर देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। फाइनली एरे क्या होगा? एरे होगा 4, 1, 3, 2 एंड 5। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट टर्न में हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट था 5, उसको हमने लास्ट में पुश कर दिया। तो इसी तरीके से बार बार हम अपने एलिमेंट्स को पुश करते जाएंगे जब तक हमारा पूरा का पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं होता। अब उसे एग्जैक्टली कैसे करना है, सबसे पहले तो उसका लॉजिक सीखने वाले हैं, उसके बाद उसका कोड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल टर्न्स में हम मल्टीपल टर्न्स लेते हैं। टर्न्स मतलब यहाँ पर मैं आइटरेशंस, यानी हम लूप लगाएंगे और उसकी आइटरेशंस को मैं टर्न्स कह रही हूँ। हम मल्टीपल टर्न्स में इसी तरीके से अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते रहेंगे और लास्ट एलिमेंट को लास्ट में पुश करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सपोज हम फर्स्ट टर्न की बात करते हैं। फर्स्ट टर्न के अंदर हमारे एरे में अभी एलिमेंट्स है 5, 4, 1, 3 एंड 2। तो इसमें शुरू से हम स्वैप करना स्टार्ट कर देंगे। 5 एंड 4 को स्वैप करने की कोशिश करेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली जो भी बड़ा एलिमेंट है वो पीछे की तरफ पुश होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 4 एंड 5 होता तो उस केस में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि 5 ऑलरेडी बड़ा है और वो बाद में लिखा हुआ है। उसके बाद 5 एंड 1 को स्वैप करेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5 एंड 3 को स्वैप करेंगे तो जो भी बड़ा है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5 एंड 2 को स्वैप करेंगे तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 2 हमारे पास आगे की तरफ आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्न में हमने क्या किया, हमने एक पूरा का पूरा लूप रन किया जिसके अंदर हम हर एडजेसेंट पेयर को कंपेयर कर रहे हैं। एडजेसेंट पेयर को कंपेयर करने का मतलब है अभी जिस इंडेक्स पर खड़े हैं उसे उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में से जो भी बड़ा है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, उसके बाद दोबारा कंपेयर करेंगे, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में आके शिफ्ट हो जाएगा। और इस फर्स्ट टर्न के बाद हमारा एरे कैसा दिखेगा? 0th इंडेक्स पर 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा एंड फाइनली एट द एंड वील हैव 5। अब जैसे ही हमारे पास 5 आ गया, क्या हम कह सकते हैं लास्ट में जो सिंगल एक एलिमेंट है ये तो सॉर्ट हो गया। अब किस किस को स्वैप करना है? नेक्स्ट टर्न में हमें इन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, क्योंकि लार्जेस्ट तो ऑलरेडी लास्ट में आ चुका होगा। तो अब अपनी सेकेंड टर्न की बात करते हैं। लेट मी रिमूव दिस। तो हमारी सेकेंड टर्न के अंदर हमारे पास जो स्टार्टिंग एरे होगा वो ये वाला एरे होगा। इट विल बी 4, 1, 3, 2 एंड 5। अब इसके अंदर क्या करेंगे? एडजेसेंट पेयर्स को कंपेयर करेंगे, 4 एंड 1 को कंपेयर करेंगे। 4 एंड 1 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 1 आगे आ जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा।
4 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, 4 बड़ा है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 4 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो 4 बड़ा है, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अब हमें आगे कंपैरिजंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना पार्ट तो क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। यानी फर्स्ट टर्न में अगर हमारा लूप n टाइम्स रन किया था तो इस बार हमारा लूप n-1 टाइम्स रन करेगा। यानी फर्स्ट टर्न में अगर हमारा लूप n टाइम्स रन किया था तो इस बार हमारा लूप सिर्फ n-1 टाइम्स रन करेगा क्योंकि लास्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है। तो सेकंड टर्न के बाद हमारा एरे कैसा दिखाई देगा, सेकंड टर्न के बाद हमारे एरे में 0th इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा एंड 5। इस बार हम देखें तो ये वाला पार्ट हमारे पास सॉर्टेड निकल कर आ गया है। तो नेक्स्ट टर्न में हम सिर्फ n-2 एलिमेंट्स पर अपना लूप चला रहे होंगे। तो अब अपनी थर्ड टर्न की बात करते हैं। दिस इज माई थर्ड टर्न। इसमें हमारा एरे होगा 1, 3, 2, 4 एंड 5। इतना पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब कंपैरिजंस करेंगे, 1, 3 से कंपेयर होगा तो यहाँ पर अब स्वॉपिंग नहीं होगी क्योंकि 3 ऑलरेडी बड़ा है तो 3 आगे तो आएगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम 3 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। 3 एंड 2 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे सारे के सारे कंपैरिजंस कंप्लीट हो गए। 4 एंड 5 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस बार हमारा फाइनल एरे कैसा निकल कर आएगा, इस बार फाइनल एरे आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब वैसे तो इस सवाल में 3 ही टर्न्स के बाद हमारा पूरा का पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, लेकिन जनरली बबल सॉर्ट के अंदर हम कितनी टर्न्स लेते हैं, हम n-1 टर्न्स लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे n की वैल्यू 5 के इक्वल है मेरे इस एरे के लिए तो हमें टोटल 4 टर्न्स तक जाना पड़ेगा क्योंकि किसी दूसरे एरे के अंदर हो सकता है कंडीशन ऐसी हो कि इन दोनों का भी कंपैरिजन होना ज़रूरी है सॉर्टेड ऑर्डर के लिए। तो इसीलिए हम 4th टर्न को भी रन करेंगे। लेट्स ट्राई टू राइट आवर 4th टर्न। 4th टर्न के अंदर हमारा एरे अभी है 1, 2, 3, 4, 5। हमने लास्ट टाइम तक लास्ट के 3 इंडेक्स तक सॉर्ट कर लिया था, यानी ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। तो हमें एक ही कंपैरिजन करना है 1 और 2 का। अब हमें पता है 1 और 2 ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल एरे। तो इस तरीके से हमारी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम काम करती है जिसमें हम n-1 टर्न्स लेते हैं, यानी आउटर लूप हमारा n-1 टर्न्स का होगा। उसके बाद हर एक सिंगल टर्न के अंदर, हर एक सिंगल आइटरेशन के अंदर हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना होता है और कभी भी अगर पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा हो जाए तो उन्हें स्वैप कर दो। जैसे इस केस में पहले वाला एलिमेंट बाद वाले एलिमेंट से बड़ा हो जाए तो उन्हें स्वैप कर दो। तो इस तरीके से हम स्वैप करते रहेंगे। तो बबल सॉर्ट का एक बार लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू राइट अ बेसिक सूडो कोड फॉर इट। हमें पता है हमें n-1 टर्न्स चाहिए, तो हम एक लूप चला लेंगे जिसमें int i = 0, i लेस देन n-1 तक जाए। हर बार कर देंगे i++। तो ये लूप बेसिकली 0 से लेकर n-2 तक चलेगा, जिसका मतलब है n-1 टर्न्स। उसके बाद हर एक टर्न के अंदर हमें क्या करना है, हर एक टर्न के अंदर हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम एक इनर लूप बनाएंगे फॉर int j = हर बार हम अपने जो कंपैरिजंस है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम कहाँ तक जा रहे हैं, फर्स्ट टर्न के अंदर हमने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया और हम लास्ट तक गए, यानी n-1 तक गए। सेकेंड टर्न के अंदर हमने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार हम सिर्फ n-2 तक गए। थर्ड इंडेक्स में हमने 0 से स्टार्ट किया बट लास्ट में हम सिर्फ n-3 तक गए। फोर्थ में हमने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया लेकिन लास्ट में हम सिर्फ n-4 तक गए। और यहाँ पर भी एक बार हम अपने एरे को अगर लिखें एंड इसके इंडेक्स को नोटिस करें, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो n-1 का मतलब होगा 4 यहाँ पर। लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे, हम यहाँ तक जाएंगे। बेसिकली फर्स्ट टर्न के लिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब 0 एंड उसके अगले वाला, फिर हम 1 एंड उसके अगले वाले को कंपेयर करेंगे, फिर हम 2 एंड उसके अगले वाले को कंपेयर करेंगे, फिर हम 3 एंड उसके अगले वाले को कंपेयर करेंगे। क्योंकि 4 के आगे कुछ है ही नहीं तो हमें n-1 तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट केस में हम सिर्फ n-2 तक जाते हैं, इस केस में हम सिर्फ n-3 तक जाएंगे, इस केस में n-4 तक जाएंगे और इस केस में n-5 तक ही जा रहे होंगे। तो फर्स्ट आइटरेशन के लिए अगर i की वैल्यू 0 है, सेकंड आइटरेशन के लिए i की वैल्यू 1 है, इस आइटरेशन के लिए i की वैल्यू 2 है, इस आइटरेशन के लिए i की वैल्यू 3 है। तो अगर मुझे एक ऐसा लूप चलाना है जो i = 0 के लिए 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स क्या हो उसका n-2 हो, तो क्या मैं कह सकती हूँ उसकी लास्ट कंडीशन ये होनी चाहिए n-i-1। तो i की वैल्यू अगर 0 है तो वो लेस देन n-1 रहेगा, और लेस देन n-1 क्या होता है, n-2। उसी तरीके से अगर मैं
अपनी i इज इक्वल टू 1 के लिए चाहती हूँ मेरा लूप 0 से लेके n-3 तक चले, तो उसके लिए एंडिंग कंडीशन होनी चाहिए लेस देन n-i-1, क्योंकि जब मेरे i की वैल्यू 1 है तो इट विल बी n-1 दैट इज n-2, तो लेस देन n-2 का मतलब होता है n-3 तक मेरा लूप जाएगा। एंड उसी तरीके से अगर आप एक बार ड्राई रन करके भी देखेंगे तो i इज इक्वल टू 2 के लिए भी मेरे लूप की एंडिंग कंडीशन ये होनी चाहिए, i इज इक्वल टू 3 के लिए भी लूप की एंडिंग कंडीशन ये होनी चाहिए। तो बेसिकली इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, j की वैल्यू 0 से लेकर j लेस देन n-i-1 तक जाएगी और हर बार हम कर देंगे j को प्लस प्लस। एंड इस तरीके से हर बार हमें क्या करना है, हर बार हमें कंपेयर करना है, यानी इफ़ मेरा एरे ऑफ j की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है एरे ऑफ j प्लस 1 से, तो उस केस में क्या कर दो, उस केस में स्वैप कर देना है हमें एरे ऑफ j को विद एरे ऑफ j प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा पूरा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम काम करता है। आई होप हमें ये पूरा लॉजिक समझ में आया होगा, नहीं तो ये जो भी कोड हम लिखने वाले हैं उसको एक बार इस एरे के ऊपर ड्राई रन करके देख लेना है, किसी भी 4 या 5 साइज के छोटे एरे के ऊपर ड्राई रन करके देख लेना है, एंड वील बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक क्लियरली।